नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 30 मिनट में हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। कोरोना वायरस से कर्नाटक में एक 76 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। भारत में कोरोना वायरस से मौत का एक पहला मामला है। ये मौत कर्नाटक के कलबुर्गी में हुई है। भारत में कोरोना के मामले बढ़कर 74 हो गए हैं। इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लोकसभा में दी। कोरोना पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि देश में कोरोना संक्रमित 58 मरीज भारत के हैं, जबकि 16 विदेशी हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 31 मार्च तक के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं, तो सिनेमा हॉल को भी 31 मार्च तक बंद रखने के लिए कहा गया है। भारत सरकार ने 15 अप्रैल तक विदेशी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया है। कोरोना का कहर के चलते ईरान से भारतीय नागरिकों को आज विशेष विमान के जरिए ईरान से करीब 400 लोगों को जैसलमेर लाया जाएगा और सभी को आर्मी एरिया में रखा जाएगा। बता दें कि तकरीबन 2000 लोगों को जैसलमेर लाने की तैयारी में है सरकार। वहीं एसएमएस अस्पताल में उपचार के बाद इटालियन महिला की जांच भी नेगेटिव आई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के अस्पतालों में कुल 25 व्यक्ति आइसोलेशन वार्ड्स में भर्ती हैं। इनमें से 15 जयपुर में, 4 कोटा में, 3 झुंझुनू में, 2 उदयपुर और 1 भरतपुर में भर्ती है। प्रदेश में कोरोना वायरस की जांच के लिए जयपुर, जोधपुर और झालावाड़ में जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें अब तक 357 सैंपल की जांच हुई है। 3 सैंपल की अब तक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। प्रदेश में कोरोना वायरस के खिलाफ चिकित्सा विभाग ने एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत कोरोना के खिलाफ अफवाह फैलाने वालों पर अब कार्रवाई होगी। साथ ही केवल राजकीय अस्पतालों की लैब में ही इसकी जांच होगी। डीसीएस रोहित कुमार सिंह ने कोरोना के बारे में अफवाहों से सतर्क रहने की अपील की है। कोरोना को लेकर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आयोजित समीक्षा बैठक में रोहित सिंह ने कहा कि दुबई से आए सभी लोगों की स्क्रीनिंग की गई। देश में कोरोना का कहर बरकरार है। वहीं स्वास्थ्य निदेशालय का दल बीकानेर पहुंचा, जहां लोगों को कोरोना के बचाव के लिए जागरूक किया गया। राज्यसभा में दिल्ली हिंसा पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बेवजह के प्रदर्शनों से दिल्ली को नुकसान हुआ। शाह बोले कि हमने भी प्रदर्शन किए हैं, इस तरह प्रदर्शन मत कीजिए जिससे लोगों को नुकसान हो। दिल्ली हिंसा पर राज्यसभा में अमित शाह बोले कि किसी जाति, धर्म या पार्टी का दंगाई बख्शा नहीं जाएगा। अमित शाह ने कहा कि मुझ पर जितने सवाल उठाने उठाइए, लेकिन दिल्ली पुलिस पर सवाल मत उठाइए। पुलिस ने पूरी मुस्तैदी के साथ दंगों पर काबू पाया है। राज्यसभा में अमित शाह ने साफ किया कि एनपीआर में कोई कागजात नहीं मांगा जाएगा। किसी को भी एनपीआर प्रक्रिया से डरने की जरूरत नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर राहुल गांधी ने तोड़ी चुप्पी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने पर पहली बार प्रतिक्रिया दी। राहुल ने कहा कि सिंधिया ने जेब में रख ली विचारधारा, लेकिन नहीं मिलेगा बीजेपी में सम्मान। बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया गुरुवार को भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर रोड शो किया। सिंधिया आज राज्यसभा के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख है। चुनाव में भाग्य आजमाने वाले सभी प्रत्याशी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। राजस्थान से केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को राज्यसभा का कांग्रेस प्रत्याशी बनाया गया है। एआईसीसी की अध्यक्षा सोनिया गांधी के निर्देश पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक ने सूची जारी की। कांग्रेस की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद केसी वेणुगोपाल जयपुर पहुंचे, जहां डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने उनका स्वागत किया। केसी वेणुगोपाल आज राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राजस्थान से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाएंगे। बीजेपी ने पहले ही राजेंद्र गहलोत का नाम तय कर दिया है। इस तरह राजस्थान की 3 सीटों के लिए 3 उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। आदल की सांसद हनुमान बेनीवाल ने केसी वेणुगोपाल को राज्यसभा उम्मीदवार बनाने पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पॉलिटिकल पर्यटकों को मैदान में उतार रही है। वहीं सांसद हनुमान बेनीवाल के विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को लोकसभा की कमेटी ने स्वीकार कर लिया। प्रदेश के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, डीजीपी भूपेंद्र यादव सहित अन्य अधिकारियों को विशेष सचिव अमित ढाका को 17 मार्च को लोकसभा में तलब किया है। प्रदेश का बजट आज पारित होगा। विनियोग विधेयक और वित्तीय विधेयक को आज विधानसभा में चर्चा के बाद पारित किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री प्रदेश के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कर सकते हैं। विधानसभा में राजस्थान आवासन बोर्ड संशोधन विधेयक पारित हो गया, लेकिन विपक्ष ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया। सदन में प्रदेश का सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों का मामला उठा, जिसका जवाब मंत्री बीडी कल्ला ने दिया। कल्ला ने कहा कि 35,000 से ज्यादा पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं। अधिवक्ता कल्याण कोष संशोधन विधेयक को लेकर विरोध बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ ने इसको लेकर राज्यपाल कल्याण मिश्र को ज्ञापन सौंपा, जिसमें राज्यपाल से राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन अधिनियम 2020 को पुनः संशोधित करने के लिए वापस सरकार के पास भेजने की मांग है। एमपी में सियासी संकट के बीच ब्यूना विस्टा रिजॉर्ट में कांग्रेस विधायकों ने आगे की रणनीति पर मंथन किया। सभी विधायकों के साथ
मुकुल वासनिक और हरीश रावत ने चर्चा की और विधायकों से मनोबल ऊंचा रखने के लिए कहा। ब्यूना विस्टा रिजॉर्ट में राजस्थानी लोकगीत और नृत्य का एमपी के विधायक भी आनंद उठा रहे हैं। दरअसल रिजॉर्ट में विधायकों के लिए विशेष आयोजन किया गया था, जहां राजस्थानी लोकगीत और लोक नृत्य को देख एमपी के विधायक भी राजस्थानी धुनों पर झूमने लगे। नई सरकार के लिए मतदान की तारीख का ऐलान हो गया है। 6 नए नगर निगमों के लिए 5 अप्रैल को वोटिंग होगी, वहीं 7 अप्रैल को नतीजे आएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त PS मेहरा ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए बताया कि महापौर पद के लिए 16 अप्रैल को मतदान होगा और उसी दिन नतीजे भी आएंगे। मतदान के लिए 3241 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 560 वार्डों में ईवीएम मशीन से मतदान होगा और प्रत्यक्ष प्रणाली से ये मतदान होगा। जयपुर, कोटा और जोधपुर नगर निगम के चुनाव कार्यक्रम को लेकर बीजेपी विधायक अशोक लाहोटी ने सरकार पर निशाना साधा है। अशोक लाहोटी ने कहा कि निर्वाचन विभाग सरकार की कठपुतली की तरह काम करता दिखाई दे रहा है। लाहोटी ने आरोप लगाया कि निर्वाचन विभाग सरकार के दबाव में काम कर रहा है। लाहोटी ने कहा कि चुनाव कार्यक्रम के पीछे खरीद फरोख्त और हॉर्स ट्रेडिंग की मंशा बताई और चुनाव कार्यक्रम में फेरबदल की मांग की। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने गुरुवार को जनसुनवाई की। जयपुर के सिविल लाइन्स स्थित आवास पर पायलट ने प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आए लोगों से मुलाकात की और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के हल के निर्देश दिए। नींदड़ में किसानों की जमीन समाधि सत्याग्रह 14वां दिन भी जारी रहा। अब तक कुल 100 से ज्यादा किसान जमीन के अंदर रहकर जेडीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कोटा में ठेकेदारों से अवैध वसूली करने के करीब 9 साल पुराने मामले में एसीबी कोर्ट ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने तत्कालीन श्रम कल्याण अधिकारी और श्रम निरीक्षक को 3-3 साल के कारावास की सजा सुनाई। दोनों आरोपियों पर 20-20 हज़ार का जुर्माना भी लगाया गया है। भिलवाड़ा में अवैध खनन के दौरान खान ढह गई, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। धौलपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 11,000 के इनामी डकैत सीताराम गुर्जर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाश के पास से एक राइफल और कारतूस बरामद किया है। कोटा के एक मकान में घुसकर फायरिंग करने वाले आरोपियों में से पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। अलवर में पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान अवैध हथियारों के साथ एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बूंदी की गुरु नानक कॉलोनी में एक छात्र ने कमरे में फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस आत्महत्या के कारणों को जानने में जुट गई है। कोटा में एक तेज रफ्तार से आ रही कार बेकाबू होकर डिवाइडर और पेड़ से टकरा गई। हादसे के बाद कार में आग लग गई। गनीमत रही कि कार में सवार दोनों युवकों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। दौसा के छप्परपोश मकान में आग लग गई। आगजनी से घरेलू सामान समेत नकदी जलकर राख हो गई, साथ ही 7 मवेशी भी झुलस गए। नागौर में बनास नदी में डूबे युवक की तलाश के लिए जिला कलेक्टर ने टीमों द्वारा किए जा रहे प्रयासों का मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। साथ ही लोगों को नदी, पोखर, तालाब में पानी से दूर रहने की अपील की गई। चूरू के सुजानगढ़ में बाइक सवार 2 युवकों को कार ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। अलवर में बीती रात एक कार ने स्कूटी में टक्कर मार दी। हादसे में महिला सब इंस्पेक्टर घायल हो गई, जिन्हें अलवर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दौसा में कोरोना से बचने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के जरिए बताया गया कि कोरोना वायरस से बचाव ही उपाय है। रैली में ANM कॉलेज के छात्रों और डॉक्टर्स ने जागरूकता फैलाई और इससे बचने के उपाय भी बताए। जयपुर के करतारपुर नाले पर हुए अवैध कब्जों को लेकर जेडीए अलर्ट मोड पर आ गया है। आने वाले दिनों में जेडीए अवैध कब्जों को निस्तनाबूद करेगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 15 मार्च को लखनऊ में होने वाला दूसरा वनडे मैच दर्शकों के बिना ही खाली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये फैसला देश भर में फैले कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए लिया गया।